तो अब हम लोग लूसेंट पढ़ने जा रहे हैं और लूसेंट में कौन सा सब्जेक्ट हम लोग का चल रहा था, फिजिक्स। और फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है ब्रह्मांड, आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्रह्मांड मतलब देखो, ज्योग्राफी और फिजिक्स दोनों में ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब निर्जीव वस्तुओं के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है तो फिजिक्स में भी आ जाता है, ज्योग्राफी में भी आ जाता है। बस थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ पर्वत पठार और सब के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, यहाँ खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश और था उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड जैसे मंदाकिनी, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि एवं संपूर्ण ऊर्जा के समग्र रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड में मतलब सब कुछ शामिल हो जाता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में इसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहता है? कॉस्मोलॉजी, यानी ब्रह्मांड विज्ञान। हिंदी में तो देगा ना, इंग्लिश में दे देता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके आकार की विशालता, इसमें तारों की संख्या, अपार दूरी तथा द्रव्यमान का अनुमान लगाना क्या है? कठिन है। फिर भी बड़े परिमाण की संख्या के सहारे इनका अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब लगभग 10⁻11 मंदाकिनी है। कितना है मंदाकिनी है? 10⁻11 अरब मंदाकिनी है। एक अनुमान है, एग्जैक्ट नहीं है, अनुमान है कि पूछेगा ब्रह्मांड में कितने मंदाकिनी है? 10⁻11 अरब मंदाकिनी है। और प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 10⁻111 अरब तारा है। प्रत्येक मंदाकिनी में कितना तारा है? 10⁻11 तारा है। तो मंदाकिनिकों की संख्या ब्रह्मांड में भी 10⁻11 अरब है और प्रत्येक मंदाकिनिकों में तारों की संख्या भी 10⁻11 अरब है, ऐसा अनुमान है। इस प्रकार तारों की कुल संख्या कितना हो जाता है? 10 गुना एगो में है 10⁻11, 10⁻11 मंदाकिनी है तो गुना कर देंगे क्या? 10⁻22 कोटि होगी लगभग। इतना तारे हो सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में। अनुमान लगाया, हम क्या बोल रहे हैं? अरमोने है कि एग्जैक्ट कोई बता पाएगा, गिनिए ना पाएगा। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की प्रारंभ तथा इसके भविष्य के प्रश्न को लेकर अनेक सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं। उन सिद्धांतों में सबसे फेमस सिद्धांत कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? बिग बैंग सिद्धांत, जिसको सबसे अधिक मान्यता दिया गया। तो पूछता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत के अनुसार हुआ है? तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, यानी विस्फोट के सिद्धांत के अनुसार हुआ है, विस्तारित हुआ है। यह सिद्धांत उस समय प्रतिपादित किया गया जब खगोल वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप को विकसित कर लिया था। तो अन्य वैज्ञानिक साधनों द्वारा प्रश्नों के आधार पर यह बताया गया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। क्या कर रहा है? फैलता जा रहा है। तो महाविस्फोट का सिद्धांत को ही ब्रह्मांड के विस्तार का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुआ है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? ब्रह्मांड हमारा ब्रह्मांड क्या होता है? लगातार फैलता जाता है। क्या होता है? फैलता जाता है। ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रक्षेपण, जिसने अवरक्त विस्थापन कहा जाता है, पर आधारित है। पूछेगा ब्रह्मांड का प्रसार का सिद्धांत किस सिद्धांत कार्य करता है? डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे अवरक्त विस्थापन भी कहा जाता है। अवरक्त विस्थापन, यदि हम प्रकाश स्रोत की ओर चलें तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति में आपसी वृद्धि होती होगी, अर्थात यह दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीचे, अर्थात दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीले वर्ण की ओर विस्थापित होगी। यदि हम प्रकाश स्रोत की ओर चलें तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति में क्या होगी? आवृत्ति में आवश्यक वृद्धि होगी और यह दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीले वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इसके विपरीत यदि प्रकाश स्रोत की दूरी हमसे बढ़ती जाए, बढ़ती जाए तो प्रकाश की आवृत्ति क्या? आवश्यक ह्रास होगी। यह आवृत्ति दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल वर्ण की और विस्थापित होगी। मतलब देखो, जैसे ही प्रकाश की ओर जाएंगे तो आवृत्ति क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ने के बाद जो दृश्य स्पेक्ट्रम का जो है नीले रंग की ओर विस्थापित होगी। जैसे ही प्रकाश के विपरीत दिशा में हम लोग दूरी तय करेंगे तो क्या होगा? आवृत्ति में क्या होगा? ह्रास होगा और दृश्य स्पेक्ट्रम लाल रंग की ओर विस्थापित होगी। अवरक्त विस्थापन के आधार पर 1929 ईस्वी में कैलिफोर्निया के स्थित माउंट विल्सन वेधशाला में कार्य करते हुए एडविन हबल ने ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि की थी। तो ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि किसने किया था? एडविन हबल ने किया था, कैलिफोर्निया में स्थित एक माउंट विल्सन वेधशाला में। एडविन हबल ने क्या था?
अपने परीक्षणों के दौरान हब्बल ने पाया कि कुछ निकटतम मंदाकिनियों के वर्णक्रम का अवशोषण रेखाएं वर्णक्रम के लाल की ओर खिसक रही है। अतः अपने प्रक्षेपण के क्रम में वे निम्नलिखित 2 निष्कर्षों पर पहुंचे। सभी मंदाकिनी हमसे क्या होते हैं, दूर जा रहे हैं। तो हब्बल के सिद्धांत के अनुसार क्या है, पहला सिद्धांत क्या है, सभी मंदाकिनी हमसे क्या होता है, दूर जा रहा है। और कोई मंदाकिनी हमसे जितनी दूरी पर है उतनी ही तेज हमसे दूर जा रहा है। कोई मंदाकिनी हमसे जितना अधिक दूरी पर है उतना ही अधिक दूरी तेजी से दूर जा रहा है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग भी और दूरी डी के क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना अधिक दूरी होगा मंदाकिनी का वो उतनी तेजी से दूर जाएगा, जितना कम दूरी पर मंदाकिनी स्थित उतना कम दूरी से वो दूर जाएगा। बी बराबर क्या होता है, एच डी, जहाँ एच एक नियतांक है। ऐसे एच को क्या कहता है, हब्बल नियतांक कहा जाता है। क्या कहता है, हब्बल नियतांक कहा जाता है। यह हब्बल पैरामीटर भी कहा जाता है। हब्बल पैरामीटर का मात्रक समय का व्युत्क्रम होता है। जो हब्बल पैरामीटर का जो मात्रक होता है समय का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। अतः अवश्य ही समय की मात्रक अतः अवश्य ही समय का मात्रक होगा। इस प्रकार हम यदि समय के पीछे लेते जाएं तो ब्रह्मांड की आयु का आकलन कितना होगा, 15 × 10⁻9 वर्ष। और प्राप्त प्रश्नों का आधार पर ब्रह्मांड की आयु कितना है, 10 × 10⁻9 वर्ष से लेकर 19 × 10⁻9 वर्ष के बीच है। तो ब्रह्मांड का जो एक अनुमान लगाया गया आयु कितना होगा, तो 10 × 10⁻9 वर्ष से लेकर 19 × 10⁻9 वर्ष के बीच होता है, एक अनुमान लगाया गया है। हब्बल के मंदाकिनियों के प्रतिसरण के नियम पर आइजैक एसिमोव का कहना है कि हब्बल के निरूपण के अनुसार यदि दूरी के साथ प्रतिसरण की गति बढ़ती जाए तो 125 करोड़ वर्ष की दूरी पर मंदाकिनियों इस तेज से प्रतिसरण करेगी, उन्हें देख पाना हमारे लिए संभव नहीं है। अब है मंदाकिनी अभी पता है कि हमारे ब्रह्मांड में कितने मंदाकिनी हैं, 10⁻11 अरब मंदाकिनी है। और मंदाकिनी में क्या होता है, तारा रहता है। कितने तारे होते हैं, 10⁻11 अरब तारे होते हैं। तो मंदाकिनी अरबों तारों का एक विशाल समूह है। मंदाकिनी क्या है, अरबों तारों का एक विशाल समूह है। तारे मंदाकिनी के साथ क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तारे कहाँ बंधे होते हैं, मंदाकिनी के साथ बंधे रहते हैं। इसके लिए चारों ओर मौलिक बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल या दृढ़ बल में गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है। तो मौलिक बल, देखो क्वेश्चन ये भी निम्न से कौन सा मौलिक बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल मौलिक बल है, विद्युत चुंबकीय बल भी मौलिक बल है, और स्ट्रॉन्ग बल भी क्या है, मौलिक बल है। तो इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। कौन सा बल जिम्मेदार होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियां हैं। 100 अरब मंदाकिनियां हैं, यानी 10⁻11 मंदाकिनी अरब मंदाकिनी है। तो 100 अरब मंदाकिनियां पूछेगा ब्रह्मांड कितने अरब मंदाकिनियां हैं, तो 100 अरब या ब्रैकेट में रहेगा 10⁻11 अरब मंदाकिनियां हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में औसतन 100 अरब तारे भी होंगे, क्योंकि मंदाकिनी की संख्या के बराबर ही प्रत्येक मंदाकिनी में तारे हैं। यानी ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या लगभग 10⁻22 है। हम जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रत्येक मंदाकिनी में तारों के अतिरिक्त गैस और धूलकण होता है। क्या होता है, गैस और धूलकण होता है। मंदाकिनी का 98% भाग क्या होता है, तारा होता है। मंदाकिनी का 98% क्या होता है, तारा होता है। जैसे सौर मंडल का 99% द्रव्यमान किस में नहीं होता है, सूर्य में ही होता है, अपनों की अन्य ग्रह में होता है। तो शेष 2% क्या होता है, गैस और धूल होता है। क्या होता है, गैस और धूल होता है। तो मंदाकिनी का कितना प्रतिशत भाग तारा होता है, तो 98%। पूछेगा मंदाकिनी का अधिकांश द्रव्यमान का भाग कौन होता है, तारा होता है। तो कितना प्रतिशत, 98%। तो बचा कितना प्रतिशत, 2%। 2% में क्या होगा, धूल और गैस होगा। मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। तो मंदाकिनी इतना विशाल है कि उसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। मंदाकिनी का वर्गीकरण, मंदाकिनी को आकृति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया। पहला सर्पिल, दूसरा दीर्घवृत्तीय, तीसरा अनियमित। तीसरा क्या है, अनियमित। पूछेगा मंदाकिनी को आकृति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा है। कौन कौन, वृत्ताकार, सर्पिल, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्तीय या अनियमित। तो सर्पिल, दीर्घवृत्तीय, अनियमित, यह क्या है, मंदाकिनियों के आकार हैं। अब तक ज्ञात मंदाकिनियों में
80% क्या है, सर्पिल है, सर्पिल है। 17% क्या है, दीर्घवृत्तीय, और 3% ही अनियमित आकार वाले मंदाकिनी हैं। तो मंदाकिनियों को आकार के आधार कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांट सकते हैं। 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। तो कौन कौन? पहला सर्पिल, दीर्घवृत्तीय, अनियमित, जिसमें से अधिकांश मंदाकिनियों का आकार कैसा है? सर्पिल है। कितना प्रतिशत है इसका? 80%। दूसरे नंबर पर कौन है? दीर्घवृत्तीय। दूसरे नंबर पर कौन है? दीर्घवृत्तीय है 17%। और नियमित आकार के कितने हैं? 3%। हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? दूध मेखला। हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? दूध मेखला, या इसी को क्या बोला जाता है? आकाशगंगा भी बोला जाता है। हाँ। तो हमारी मंदाकिनी, हमारी पृथ्वी जिस मंदाकिनी में स्थित उसका नाम क्या है? दूध मेखला है। यानी हमारा सौर मंडल ही जिस मंदाकिनी में स्थित है क्या है? दूध मेखला में। इसे इंग्लिश में मिल्की वे भी बोला जाता है, आकाशगंगा भी बोल सकते हैं। और इसका सबसे नजदीक मंदाकिनी कौन है? देवयानी, जो सर्पिल के आकार वाली मंदाकिनी है। जो कैसा आकार वाला? सर्पिल का। पूछेगा हमारे मंदाकिनी का निकटतम मंदाकिनी कौन सा है? देवयानी। हमारे मंदाकिनी का नाम क्या हुआ? दूध मेखला हुआ। इसका पड़ोसी मंदाकिनी कौन सा है? देवयानी। मतलब हमारे पृथ्वी का सबसे निकटतम मंदाकिनी कौन सा है? देवयानी। कौन सा है? देवयानी। सर्पिल मंदाकिनी दूसरी मंदाकिनियों के प्राय काफी बड़ा होता है। सर्पिल क्या होता है? ज्यादा बड़ा होता है। अब है दूध मेखला। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दूध मेखला यानी मिल्की वे। हमारा सौरमंडल, हमारा सौरमंडल दूध मेखला या आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का ही एक सदस्य है। हमारा पृथ्वी जो हमारा सौरमंडल ही है, किस में मंदाकिनी का भाग है? मिल्की वे का भाग है। किसका भाग है? मिल्की वे का भाग है। और हमारे सौरमंडल का निकटतम मंदाकिनी कौन सा है? देवयानी। कौन सा है? देवयानी। इसका व्यास लगभग 10⁵ प्रकाश वर्ष है। यह मंथर गति से चक्कर काट रही है। दूध मेखला मंदाकिनी अपने केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे क्या होती है? घूमती है, और तारे इसके केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमती है। मतलब दूध मंदाकिनी अपने केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे क्या होती है? घूमती है, और तारे इसके केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमती है। तो तारा किसका चक्कर लगाता है? मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। इसके केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमती है। सूर्य भी इसके केंद्र के चारों ओर घूर्णन करता है। सूर्य भी उसके केंद्र के चारों ओर क्या करता है? घूर्णन करता है। मतलब घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर घूमता है। घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर घूमता है। इससे एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 250 मिलियन या 25 करोड़ वर्ष लगता है। पूछेगा सूर्य को अपनी मंदाकिनी, हमारी मंदाकिनी को एक चक्कर पूरा करने में कितना वर्ष लगता है? 250 मिलियन या 25 करोड़ वर्ष। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो गुना कर दो 25 में 10 से 250 मिलियन। कितना हुआ? 250 मिलियन। तो पूछेगा सूर्य को हमारी मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगता है? तो कितना वर्ष लगता है? 250 मिलियन या 25 करोड़ वर्ष। पृथ्वी पर लोग दूध मेखला मंदाकिनी का अभिमुख दृश्य देख पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वयं इस मंदाकिनी का एक भाग है, हिस्सा है। पृथ्वी का सभी ग्रह मंदाकिनी का एक हिस्सा है। इस मंदाकिनी का किसका? दूध मेखला का। हमारी मंदाकिनी में तारे चिपटी चक्रिका नुमा संरचना में अंतर्विष्ट होते हैं। हमारी जो मंदाकिनी है, हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? दूध मेखला। हमारे मंदाकिनी का नाम क्या है? दूध मेखला। यानी दूध मेखला में जो तारे होते हैं चपटी चक्रिका नुमा संरचना में क्या होते हैं? अंतर्विष्ट होते हैं, जो अंतरिक्ष के अंदर 10⁵ प्रकाश वर्ष तक फैली होती है। तारों की चक्रिका केंद्र पर काफी मोटी होती है। तारों की चक्रिका केंद्र पर क्या होती है? मोटी होती है, जो मंदाकिनी के केंद्र पर तापों के अपेक्षाकृत उच्च संतुलन को दर्शाता है। हमारा सूर्य और उसके ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग में लगभग 3 × 10⁴ प्रकाश वर्ष की दूरी पर इस चक्रीय नुमा संरचना का एक पार्श्व पर स्थित है। तो पूछेगा हमारी मंदाकिनी से सूर्य की कितनी दूरी? सूर्य से हमारी मंदाकिनी की कितनी दूरी है? 3 × 10⁴ प्रकाश वर्ष। 10⁴ प्रकाश वर्ष। यानी मंदाकिनी और सूर्य के बीच, यानी दूध मेखला और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? 3 × 10⁴ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अतः सूर्य दूध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से क्या है? काफी दूर है। क्या है? काफी दूर है। यदि आकाश स्वच्छ है तो दूध मेखला मंदाकिनी अंधेरी रात में उत्तर से दक्षिण आकाश में हल्के सफेद तारों की चौड़ी पट्टी के रूप में प्रतीत होती है, जो करोड़ों टिमटिमाते तारे से मिलकर बनी है। अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने पर यह प्रकाश की बहती हुई नदी की तरह प्रतीत होती है। इसे हम आकाशगंगा भी कहते हैं।
तो मंदाकिनी के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता। मंदाकिनी किसका समूह है? तारों का एक समूह है। हमारे ब्रह्मांड में कितने मंदाकिनी है? तो 10⁻11 अरब मंदाकिनी है, मतलब 100 अरब मंदाकिनी है। प्रत्येक मंदाकिनी में कितने अरब तारे हैं? तो 10⁻11 अरब तारे हैं। और सूर्य का, हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? दूध मेखला है। हमारे मिल्की मंदाकिनी का निकटतम मंदाकिनी कौन है? देवयानी है, देवयानी है। और जो हमारा मंदाकिनी है दूध मेखला और सूर्य के बीच कितना दूरी है? 3 × 10⁻4 प्रकाश वर्ष, 3 × 10⁻4 प्रकाश वर्ष के बीच स्थित है। बस यही क्वेश्चन इतना पूछा जाता है इससे, मंदाकिनी से रिलेटेड। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? तो एडविन हर्बल है। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? और ब्रह्मांड का प्रसार का मुख्य रूप से प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा? बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी है। अब है तारामंडल। अब क्या है? तारामंडल। तारामंडल कहाँ पाए जाएंगे? मंदाकिनी का में ही पाए जाएंगे। तारामंडल पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह या किसी विशेष आकृति के रूप में प्रतीत होता है। हम पृथ्वी से किसी रात में जब तारा को देखते हैं तो एक समूह, तारा का एक समूह दिखाई पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे कई तारा समूह में कुछ आकृतियों की कल्पना की है, उनकी विशिष्ट नाम भी दिए हैं। तारों के किसी ऐसे समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल। तो तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल। तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। इन तारामंडल का नामकरण उनकी आकृति के आधार पर किया गया, जैसे प्रमुख वैसे वृहत सप्तऋषि तारामंडल, वृहत सप्तऋषि तारामंडल, लघु सप्तऋषि तारामंडल, मृग तारामंडल, सिग्नस तारामंडल और हाइड्रा भी एक तारामंडल। पूछा जाता है निम्न से कौन सा तारामंडल का उदाहरण नहीं है? पूछा जाता तो हाइड्रा भी तारामंडल का ही उदाहरण है। इन्हीं का हाइड्रा बायोलॉजी से संबंधित है, बस गलत कर देना, समझ गए। तो कुछ प्रमुख तारामंडल का नाम हम याद रखेंगे, जैसे सप्तऋषि तारामंडल, लघु सप्तऋषि तारामंडल, मृग, मृग भी एक तारामंडल का ही उदाहरण है। मृग, हाइड्रा और सिग्नस, ये सभी तारामंडल के ही उदाहरण है। तो फोकस किस पर रखना है? मृग पर रखना है, हाइड्रा पर रखना है और सिग्नस पर रखना है। आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? हमारे आकाश 89 तारामंडल। हमारे आकाश में कुल कितने तारामंडल है? 89 तारामंडल है। इसमें सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है। सबसे बड़ा तारामंडल पूछे क्या है? सेंट्रोस है, जिसमें कितने तारे हैं? 94 तारे हैं। कितने तारे हैं? 94 तारे हैं। तो हमारे पूछेगा आकाश में तारामंडल की संख्या कितनी है? 89। आकाश में तारामंडल की संख्या कितनी है? 89 तारामंडल है, जिसमें सबसे बड़ा तारामंडल का नाम क्या है? सेंट्रोस है। सबसे बड़ा तारामंडल का नाम क्या है? सेंट्रोस है। और सेंट्रोस में कितने तारे हैं? 94 तारे हैं। कितने तारे हैं? 94, यानी सेंट्रोस 94 तारों का क्या है? एक समूह है। क्या है? समूह है। हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं। तो सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा। तो वैसे भी हाइड्रा क्या है? बहुत छोटा सा जीव है। क्या है? बहुत से छोटा सा जीव है, तो उसी के नाम पर रखा गया हाइड्रा तारामंडल। तो हाइड्रा तारामंडल में कितने तारे हैं? 68 तारे हैं। कितने हैं? 68। तो सेंट्रोस सबसे बड़ा तारामंडल समूह हुआ, जिसमें कुल 94 तारे हैं। और सबसे छोटा तारामंडल कौन सा हुआ? हाइड्रा हुआ, जिसमें 64 तारे हैं। कितने तारे हैं? 68 तारे। कितने तारे हैं? 68 तारे हैं। कितने तारे हैं? 68 तारे हैं। वृहत सप्तऋषि नामक तारामंडल बहुत से तारे हैं, जिसमें सात सर्वाधिक चमकदार तारे हैं, जो आसानी से हमें दिखाई देते हैं। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतः वृहत सप्तऋषि या बिग डीपर कहलाता है। क्या कहता है? बिग डीपर कहलाता है। लघु सप्तऋषि में भी अधिक चमकने वाले 7 प्रमुख तारे हैं। उत्तरी गोलार्ध में वृहत सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि तारामंडल के प्राय वसंत ऋतु में देखा जाता है। तो पूछा सप्तऋषि तारामंडल और लघु सप्तऋषि तारामंडल जो है उत्तरी गोलार्ध में कब दिखाई देते हैं? वसंत के मौसम में। कब दिखाई देते हैं? वसंत के मौसम में। लघु सप्तऋषि तारामंडल और वृहत सप्तऋषि तारामंडल वसंत के मौसम में उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देते हैं। मृग भी क्या है? एक तारामंडल का भाग है। मृग भी क्या? एक तारामंडल का भाग है। तारामंडल को शीत ऋतु, मृग तारामंडल को शीत ऋतु में देखा जाता है। मृग तारामंडल को शीत ऋतु में देखा जाता है, जबकि सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि तारामंडल को वसंत ऋतु में देखा जाता है। किस ऋतु में? वसंत ऋतु में तारा देखा जाता है। मृग सर्वाधिक भव्य तारामंडल में से एक है। इसमें 7 चमकीले तारे हैं। सब में 7 चमकीला तारा होता है, जिनमें 4 किसी चतुर्भुज की आकृति बनाते प्रतीत होते हैं। इस चतुर्भुज के एक कोने पर एक विशाल तारों में से एक बीटल गिज नामक एक तारा स्थित है। कौन सा तारा? बीटल गिज नामक तारा स्थित है। पूछेगा बीटल गिज नामक तारा किस तारामंडल का भाग है? मृग तारामंडल का। बीटल गिज नामक तारा किस तारामंडल का भाग है? मृग तारामंडल का। किस तारामंडल का? मृग तारामंडल में एक तारा है जिसका नाम है बीटल गिज, जबकि दूसरे विपरीत कोने पर रिगेल नामक अन्य चमकदार तारे स्थित होते हैं। मृग के अन्य 3 प्रमुख तारामंडल के मध्य एक सरल रेखा में अवस्थित होता है। अब है तारे।
तारे एक ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश और ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। जिस प्रकार सूर्य भी लगातार प्रकाश और ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, उसी प्रकार तारा भी क्या करते हैं, लगातार प्रकाश और ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। इसलिए सूर्य को एक प्रकार तारा माना गया। सूर्य को क्या माना गया, एक तारा माना गया। और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा पूछा गया तो क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य है, क्योंकि उसका ही प्रकाश और ऊष्मा सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंच पाता है। जबकि तारे सूर्य से, पृथ्वी से इतना अधिक दूरी पर स्थित होता है कि उसका प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। भार के अनुपातों में 70% क्या है सूर्य में, हाइड्रोजन है। 28% क्या है, हीलियम है। और 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन जैसी गैस है। तो याद रखना, सूर्य के अधिकांश भाग में, सूर्य के द्रव्यमान का अधिकांश भाग किसका है, हाइड्रोजन का। सूर्य के द्रव्यमान का अधिकांश भाग कितना है, हाइड्रोजन। कितना प्रतिशत, 70%। कितना, 70%। जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78%। तो सूर्य जो है गोला गैसों का एक समूह है जिसमें अधिकांश कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन गैस। कितना प्रतिशत, 70%। दूसरे नंबर पर कौन है, हीलियम। कितना प्रतिशत, 28%। कितना प्रतिशत, बाकी 1.5% में अन्य सभी हैं। और 0.5% लोह या अन्य भारी गैस होते हैं। तारे 3 रंग के सूचक होते हैं। तारे कितने रंग के सूचक होते हैं, 3 रंग के सूचक होते हैं। तारे कितने रंग के सूचक होते हैं, 3 रंग के सूचक होते हैं। पहला लाल, दूसरा सफेद, तीसरा नीला। तो तारे कितने रंग के सूचक होते हैं, 3 रंग के सूचक, लाल, सफेद और नीला। लाल, सफेद और नीला, लाल, सफेद और नीला। तो 3 तारे कितने रंग के सूचक होते हैं, 3 रंग, लाल, सफेद और नीला। तारे का रंग पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है। पूछेगा तारे का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, पृष्ठ ताप के द्वारा निर्धारित। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तारे का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, पृष्ठ ताप के द्वारा ही निर्धारित होता है। तारे का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, पृष्ठ ताप के द्वारा निर्धारित होता है। जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है वह लाल रंग के तारे होते हैं। जिसका पृष्ठ ताप कम होगा वह कैसा होगा, लाल रंग के तारे होगा। उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे कैसे होते हैं, सफेद होते हैं। कैसा होते हैं, सफेद। जबकि वे तारे जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च ताप होता है वह नीले रंग का होते हैं। इसका हम प्रयोग भी देख सकते हैं। जैसे पहले क्या था, दिया सलाई वाला चलता था। अगर हम दिया सलाई को देखते, पहले धीमा जब हो जाता था, जब जैसे कि तेल खत्म हो जाता था तो लाल दिखाई पड़ने लगता था। ठीक, उसमें क्या होता था, ताप कम होता था। और उसके बाद थोड़ा सा जब हाई करते थे तो सफेद दिखाई देता था। उससे ज्यादा हीट होता था। और उससे ज्यादा मतलब बढ़ती और ऊपर कर देते तो ज्यादा बड़ा हो जाता था नीला। जैसे नीला साइड वाला क्या होता था, नीला हो जाता था, साइड वाला नीला, उसमें ज्यादा ताप रहता था। तो समझ सकते हैं। तो तारे कितने रंग का सूचक है, 3 रंग का सूचक है। तारे कितने रंग का सूचक है, 3 रंग का होता है। जिसका पृष्ठ ताप सबसे, और तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। यदि पृष्ठ ताप कम है तो लाल रंग का, लाल रंग का उसका दिखाई, तारा किस रंग का दिखाई देगा, लाल रंग। पृष्ठ ताप कम होगा तो लाल रंग का दिखाएगा। पृष्ठ ताप उच्च होगा तो सफेद रंग का दिखाई देगा। अति उच्च होगा तो नीला रंग का दिखाई देगा। तो याद रखना, निम्न लाल रंग, निम्न लाल रंग, उच्च सफेद, अति उच्च नीला रंग। तो जैसे मोमबत्ती सब जलाते हैं या कोई भी चीज, अधिक नीले रंग का जब प्रकाश उत्सर्जन होता है तो अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। तो अब है प्रोक्सिमा सेंचुरी, यह प्रोक्सिमा सेंचुरी से भी बुलाया जाता है। यह सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य, और पृथ्वी का सबसे दूसरा निकटतम तारा पूछेगा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। लेकिन सूर्य का सबसे निकटतम तारा पूछेगा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे निकटतम तारा पूछेगा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, और पृथ्वी के अनुसार पूछेगा तो दूसरा हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, पहला हो जाएगा सूर्य। यह पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष है। अल्फा सेंचुरी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अल्फा सेंचुरी कितना पृथ्वी से दूरी है, 4.3 प्रकाश। पृथ्वी का तीसरा अल्फा सेंचुरी पृथ्वी का तीसरा सबसे निकटतम तारा हुआ। तो पहला सूर्य, दूसरा प्रोक्सिमा सेंचुरी, तीसरा अल्फा सेंचुरी। सभी तारे, ध्रुव तारा को छोड़कर सभी तारे रात में आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। तारा भी प्रकाश ऊष्मा का उत्सर्जक है, सूर्य भी प्रकाश ऊष्मा का उत्सर्जक है। सूर्य भी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, तो तारा भी कहाँ से चक्कर लगाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाएगा। क्योंकि पृथ्वी स्वयं अपने दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने लगाता है, बाकी 2 ग्रह को छोड़कर। कौन सा 2 ग्रह, शुक्र और अरुण को छोड़कर।
अतः आकाश में तारों की आभासी गति पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूर्णन के कारण होती है। ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होता है। ध्रुव तारा कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव पर स्थित होता है। और समय के साथ उत्तर दिशा को अंकित और समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलता है। कौन? तो वही ने बोला कि सभी तारे पूर्व से पश्चिम को चक्कर लगाते हैं, लेकिन ध्रुव तारा नहीं लगाता है। ध्रुव तारा स्थिर उत्तर दिशा की ओर रहता है। तो पूछे निम्न से कौन सा तारा चक्कर नहीं लगाते हैं? तो ध्रुव तारा चक्कर नहीं लगता है। ध्रुव तारा कहाँ उगता है? किस दिशा? उत्तरी दिशा में उगता है कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन दूरी पर स्थित होता है। ध्रुव तारा उर्सा माइनर या लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। पूछेगा ध्रुव तारा किसका समूह है? उर्सा माइनर का। ध्रुव तारा किसका समूह है? उर्सा माइनर का। यह लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य कौन है? ध्रुव तारा। लघु सप्तऋषि। तो अब इसका अगला पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।